नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स की एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और कोरोना की लो लेवल से इस शेयर ने 3870% का एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है दोस्तों अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये कंपनी है दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की। वैसे देखें तो ये शेयर अपने 52 वीक के हाई लेवल से 66% तक करेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी पिछले एक साल में ये शेयर 114% का रिटर्न देने के बाद एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर या फिर मल्टी बैगर के रूप में सामने आया है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी। इसमें हम सबसे पहले आज देखने वाले हैं बिजनेस का ओवरव्यू, इसके बाद प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम जान लेंगे, फाइनेंशियल ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर नजर डालेंगे, इसके साथ की फैक्टर्स, जेवी, कैपेक्स, फ्यूचर प्लान्स, इन सारे चीजों पर हम नजर डालने वाले हैं और इसके अंत में देखेंगे हम शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर जाकर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जो मैं बीच बीच में आपके साथ शेयर करता रहता हूं, जो आपकी हेल्प कर सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के बिजनेस का ओवरव्यू। अगर देखें तो रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड 1974 में स्थापित की गई थी और रामा स्टील ट्यूब भारत में स्टील पाइप और ट्यूब, कठोर पीवीसी और जेआई पाइप और स्क्वायर सेक्शन उत्पाद या प्रोडक्ट्स के अग्रणी निर्माताओं में से एक है। अगर इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी देखें तो 2,64,000 MTPA की है, जिसमें से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है 60% का। इसके साथ साथ इसके एसक्यूज जो है 350 से ज्यादा एसक्यूज है। इसके पास वाइड प्रोडक्ट रेंज है, कोटेड प्रोडक्ट्स की, ब्लैक पाइप्स की, गैल्वेनाइज पाइप्स की या फिर प्री गैल्वेनाइज पाइप्स की। इसके साथ साथ अगर देखें तो इसकी जो उपस्थिति है वो लगभग 4 कॉन्टिनेंट्स में है और 17 देशों में इसकी ग्लोबली उपस्थिति है। भारत में भी 17 स्टेट्स और यूटी में ये 300 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ और डीलर के नेटवर्क के साथ काम करती है। इसने अब तक 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं पिछले 5 सालों में और अभी ऑलरेडी इसके पास काफी लंबी ऑर्डर बुक ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके पास 250 से ज्यादा का वर्कफोर्स है दोस्तों और काफी अच्छे जैसे कि रामा स्ट्रक्चरल, रामा स्कैफोल्ड, रामा लाइट पोल्स जैसी काफी प्रतिष्ठित ब्रांड जो है वो इसके अधीन आते हैं या फिर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का हिस्सा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के बारे में। अगर इस पर नजर डालें तो कंपनी की 4 विनिर्माण सुविधाएं उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि उत्तर प्रदेश की जो कैपेसिटी है वो 60,000 MTPA की है। महाराष्ट्र खोपोली में जो है महाराष्ट्र में वो 1,62,000 MTPA की है और आंध्र प्रदेश में 72,000 MTPA की इसकी कैपेसिटी है जो 2,64,000 MTPA को बनाती है। इसके साथ साथ इसकी कुल स्थापित क्षमता जैसे कि मैंने बताया 2,64,000 MTPA है और उसके 60% क्षमता का उपयोग पर यह कंपनी काम कर रही है दोस्तों। आगे बढ़ के इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर जरूर नजर डालेंगे। अगर यहां पर देखें तो कंपनी ब्लैक पाइप और ट्यूब, गैल्वेनाइज पाइप और ट्यूब और पोल बनाती है और बेचती है। ये उत्पाद विभिन्न उद्योगों जैसे रियल एस्टेट, डिफेंस, टेलीकॉम, इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं दोस्तों। अगर देखें तो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड गैल्वेनाइज पाइप्स के अंडर इसका ERW गैल्वेनाइज्ड ब्लैक स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स ये प्रोडक्ट्स आते हैं। साथ ही स्कैफोल्डिंग पाइप्स एंड ट्यूब्स, प्री ग्रूड पाइप्स आते हैं और उसके साथ साथ स्वैग पोल्स और स्वैग पोल्स इसके अंडर आते हैं। ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोडक्ट्स के अंडर टेलीकॉम ट्रांसमिशन टावर और सबस्टेशन स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चरल स्टील प्रोडक्ट्स के अंतर्गत जो इसका 50% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, हॉलो सेक्शन आता है और इसके साथ शीट्स एंड कोटेड प्रोडक्ट्स के अंडर इसका कोल्ड रोल्ड, गैल्वेनाइज, प्लेन, कोरुगेटेड, कलर कोटेड कॉइल्स और शीट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स इसके अंडर आते हैं दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के क्लाइंट लिस्ट पर।
क्लाइंट में अगर देखें तो ओएनजीसी सॉरी ऑयल एंड गैस सेक्टर से सेल, गेल, रिलायंस, गुजरात गैस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। टेलीकॉम सेक्टर से एयरटेल और बीएसएनएल जैसे दो दिग्गज प्लेयर्स शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर से एलएनटी, जीएमआर, डीएलएफ, टाटा, एलएनटी, अडानी ऐसी काफ़ी सारी लार्सन एंड टुब्रो, अडानी जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां इसके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। पावर सेक्टर से एनटीपीसी, बीएसईएस, यूपीसीएल, पीवीवी, एनएल, डीवीवी, एनएल, एचपी, एसईबीएल ऐसी कंपनियां इसके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर से दोनों दिग्गज अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां भी इसके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये सिर्फ मार्केट क्लाइंट्स है या की क्लाइंट्स है, बाकी इनकी क्लाइंट लिस्ट काफी लंबी है। दोस्तों अगर देखें तो दूरसंचार, तेल और गैस, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में ये एक मजबूत प्रतिष्ठित कंपनी बनकर उभर कर आई है और इसका एक डाइवर्सिफाइड क्लाइंट पोर्टफोलियो भी यहाँ पर बन चुका है। दोस्तों अगर इसके प्रेजेंस की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर भी हम नजर डालेंगे। कंपनी की 300 से ज्यादा शहरों में और 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 300 से ज्यादा वितरक डीलर नेटवर्क के साथ उपस्थिति, पूरे भारत में इसकी पहुंच है। और इसके साथ साथ भारत के अलावा कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति यानी कि ग्लोबल प्रेजेंस का विस्तार कर रही है। वर्तमान में कंपनी की 4 महाद्वीपों यानी 4 कॉन्टिनेंट में 17 देशों में वैश्विक पहुंच है। इसमें अगर कुछ नाम गिनाए तो साउथ अफ्रीका है, यूएई है, यूनाइटेड किंगडम, यूके है। यूरोप में काफी जगह पर इसकी ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में ये इसकी पहुंच है। श्रीलंका, इथियोपिया, केनिया, युगांडा, कुवैत, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, येमेन, गुयाना, जर्मनी, यूएसए, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, माल्टा जैसे देशों में इसकी पहुंच है। दोस्तों इसका प्रेजेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के जल्दी से इसके फाइनेंशियल आंकड़ों पर इसके सब्सिडरीज की बात करेंगे, जिनके माध्यम से ये पूरे दुनिया में फैली हुई है। इसकी सबसे पहली सब्सिडरी जो है वो लिपाक्षी ट्यूब्स एंड प्राइवेट लिमिटेड जो आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसमें इसके 100% की होल्डिंग है। दोस्तों ये आरएसटीएल के जैसे ही बिजनेस में ये संलग्न है। इसके बाद आरएसटी इंटरनेशनल ट्रेडिंग के नाम से दुबई यूएई में इसकी एक सब्सिडरी है। इसकी भी ये 100% होल्ड करती है, शेयर्स होल्ड करती है और इसका ट्रेडिंग ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल आइटम में इसका स्पेशलिटी है। दोस्तों आरएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड लागोस नाइजीरिया में भी है। ये स्टेप डाउन सब्सिडरी है कंपनी की और इसमें 99% की इसकी हिस्सेदारी है। इसके साथ साथ ये स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर काम करती है। और पीर पंचाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जिसके साथ इनका जॉइंट वेंचर है जिसमें इनकी 25% की हिस्सेदारी है और ये इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल आइटम से जुड़े हुए कारोबार में शामिल है। दोस्तों इसके बाद आगे जाएंगे, आगे जाके फाइनेंशियल नंबर्स पर हम नजर डालने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल ओवरव्यू, क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स पर हम सारी चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फाइनेंशियल ओवरव्यू की अगर बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो दोस्तों 1295 करोड़ रुपए का है। करंट जो प्राइस है कंपनी के 27.8 रुपए की है। 52 वीक का हाई 46.1 रुपए और 52 वीक का लो जो है वो 12.2 रुपीज का है। स्टॉक का पी जो है 53.6 का है। इंडस्ट्री पी जो है 17.2 का है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा महंगा जरूर है ये शेयर। और इसमें एक चीज हाईलाइट कर दूं कि ये शेयर 66% तक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है इसके 52 वीक के हाई लेवल से। तो इसमें थोड़ा बहुत और करेक्शन आने की संभावना से इनकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों बुक वैल्यू अगर देखें तो 4.76 रुपए की बुक वैल्यू है। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, 0.07% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। आरओसी काफी अच्छा नंबर है 20.8% का और आरओई जो है 24.1% का है। तो दोनों नंबर काफी सेटिस्फैक्टरी है। दोस्तों कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपए की है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में निगेटिव आंकड़ा दर्शा रहा है। दोस्तों -12.4% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है। ईपीएस जो है शेयर की वो 0.55 रुपए की है। अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो लगभग 82% का इसका सेल्स ग्रोथ रहा है और पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ 24.2% और प्रॉफिट जो है वो 23.6% से बढ़ा हुआ है। दोस्तों इसके ऊपर जो 144 करोड़ रुपए का टोटल लोन है
और करंट एसेट जो है 530 करोड़ रुपए की है। डेट टू इक्विटी का रेशियो जो आ रहा है वो 0.66 का बनकर आ रहा है दोस्तों। डेटर डेज जो है वो 50 दिन से थोड़े से ज्यादा है। इसके साथ साथ प्योट्रॉस की स्कोर बन रहा है 5 का, जी फैक्टर स्कोर बन रहा है सिर्फ 3 का, और ग्राहम नंबर जो बन रहा है वो 7.69 का है। ये इसके हिसाब से इसका जो शेयर है थोड़ा सा महंगा जरूर दिख रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे। अगर देखें तो दिसंबर 2021 के आंकड़े इसके काफी अच्छे रहे थे। 185 करोड़ रुपए का टोटल सेल हुआ था, उसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था 9.13 करोड़ रुपए का, और नेट प्रॉफिट रहा था इसका 5.60 करोड़ रुपए का। वही पिछली तिमाही की अगर बात करें, सितंबर 2022 की तिमाही की, तो इसका टोटल सेल्स जो रहा था वो रहा था 347 करोड़ रुपए के आसपास, 7.67 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट रहा था, और नेट प्रॉफिट जो रहा था वो 5.13 करोड़ रुपए। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो सेल्स थोड़ी सी बड़ी, सेल्स काफी बड़ी थी दोस्तों, लगभग 2 गुना हो चुकी थी, लेकिन प्रॉफिट में फिर से कमी आई थी, और इसी वजह से ये करेक्शन जो है इसके शेयर प्राइस में उसका ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर देखा गया है, और इसके नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर कमी देखी गई थी दोस्तों। लेकिन दिसंबर 2022 के आंकड़े काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। 350 करोड़ रुपए का इसका सेल हुआ था, उसमें से 9.57 करोड़ रुपए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था, और उसमें से आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट जो रहा था वो 7.80 करोड़ रुपए रहा था। तो ये काफी अच्छा नंबर यहाँ पर देखा जा रहा है। और अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, पिछले 4 सालों से, तो अच्छी तिमाही इनके लिए गुजरी है दोस्तों, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी को। अब इनका ईयरली रिजल्ट्स अगर देखें तो मार्च 2015 से आंकड़े हमारे पास है, लेकिन मार्च 2021 के आंकड़े हम नजर डालेंगे। 470 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स रहा था पूरे साल में, जिसमें से 18 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसके बाद नेट प्रॉफिट जो रहा था वो 12 करोड़ रुपए का रहा था। इसके बाद अगर देखें तो 2022 के मार्च में ईयरली रिजल्ट्स के हिसाब से 768 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट, जिसमें से 42 करोड़ रुपए इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था, और 27 करोड़ रुपए इनका नेट प्रॉफिट रहा था। तो 2 गुना से भी ज्यादा यहाँ पर इनका प्रॉफिट हो चुका था, और यहाँ पर भी देखिए 2 गुना से भी ज्यादा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हो चुका था। अब अगर देखें तो ये साल भी ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है। इनका सेल्स काफी अच्छा बढ़ा है दोस्तों, 768 करोड़ रुपए से 1179 करोड़ रुपए है। इसके बाद प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी देखी जा रही है, लेकिन फाइनल आंकड़े अभी आए नहीं है। तो 39 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और 25 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अभी तक है पिछले 12 महीनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप पर एक नजर डालेंगे। अगर देखें तो स्ट्रक्चरल स्टील उत्पाद से कंपनी 50% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके बाद स्टील पाइप और ट्यूब जस्ती पाइप से 25% का रेवेन्यू जनरेट करती है। पारेशन और विद्युतीकरण से 20% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और शीट्स और लेपित यानी कि कोटेड प्रोडक्ट्स जो है वहां से इसका 5% का रेवेन्यू आता है कंपनी को। इसके बाद हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर देखें तो 65.11% की प्रोमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग है। इसके बाद पब्लिक के पास लगभग 31% की शेयर होल्डिंग है। यहाँ पर दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं है, लेकिन 3.29% की शेयर ये जरूर होल्ड करते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट 9 के बराबर है, 0.65% का इनका होल्ड है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के उन की फैक्टर्स पर नजर डालेंगे दोस्तों, जिनके बेसिस पर कंपनी के शेयर की प्राइस जो है वो अप डाउन होती रहती है, उसका फ्यूचर डिसाइड होता है और टारगेट प्राइस डिसाइड होती है दोस्तों। लेकिन इसमें इस सेक्शन में सबसे पहले हम देखने वाले हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपकी हेल्प कर सकती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। अगर देखा जाए तो कंपनी का जो इस तिमाही में जो कंपनी का बिजनेस है वो काफी अच्छा रहने की उम्मीद है, और ये तिमाही में अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 23.6% के CAGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है, जो कि काफी अच्छा नंबर है दोस्तों। इसके बाद इसके नेगेटिव पॉइंट्स पर भी हम जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। स्टॉक जो है वो अपने बुक वैल्यू के 5.85 गुना पर कारोबार कर रहा है। जैसा कि मैंने दोबारा हाईलाइट किया भी दोस्तों कि ये थोड़ा सा
कॉस्ट की हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक नजर आ रहा है। कंपनी का पिछले 3 वर्षों में आरओई जो रहा है, तो इक्विटी पर रिटर्न जो रहा है वो 13.6% का है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से थोड़ा सा कम है दोस्तों। इसके साथ साथ इसके जो इनकम है या फिर आय है या फिर कमाई है, उसमें 13.1 करोड़ रुपए की अन्य आय या अन्य कमाई शामिल है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम जरूर देखेंगे कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर अगर देखें तो नाइजीरिया में कंपनी की सहायक कंपनी ने नाइजीरिया में विशेष स्टील एसकेयू की 15,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की खरीद और आपूर्ति के लिए हुई हाई ग्रुप लिमिटेड हांगकांग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऑर्डर इनको मिल चुका है दोस्तों। तो ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है कंपनी का। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर भी काम कर रही है। अगर देखा जाए तो इसमें ये क्षमता विस्तार में सबसे पहले देखें तो आरएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाइजीरिया, जो कि इसकी स्टेप डाउन सब्सिडरी है, नाइजीरिया में रूफिंग शीट्स बनाने के लिए 20,000 एमटीपीए के साथ एक विनिर्माण सुविधा कंपनी स्थापित कर रही है। इस विस्तार के लिए कुल पूंजी परिव्यय जो कि कैपेक्स है वो 20 करोड़ रुपए होगा और आंतरिक संसाधनों और ऋण के मिश्रण के माध्यम से वित्त पोषित इसको किया जाने वाला है दोस्तों। इस परियोजना की Q3 FY 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है, यानी कि मार्च के एंड तक ये पूरा होने की उम्मीद है दोस्तों। अगर इसका सेकेंड कैपेसिटी एक्सपेंशन पर नजर डालें तो इसने हाल ही में महाराष्ट्र में अपने खोपोली संयंत्र में 30,000 एमटीपीए के क्षमता विस्तार की भी घोषणा की है। यह विस्तार जो है वो Q4 FY 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी इस पर कोई न्यूज नहीं आई है। इस विस्तार के लिए कुल कैपेक्स 10 करोड़ रुपए था और इसे पूरी तरह से आंतरिक संसाधनों यानी कि इंटरनल एक्रूअल से वित्त पोषित किया गया है दोस्तों। इसके बाद अगर देखें तो कंपनी फ्यूचर में क्या फोकस कर रही है ये भी हम जानेंगे दोस्तों। अगर देखें तो कंपनी क्षमता में वृद्धि के साथ टन भार बढ़ाने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रही है। उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद संयंत्र जो है इसका प्लांट है, वहां पर हाल ही में यह प्रक्रिया पूरी की गई है और पूरी तरह से उसे आधुनिकीकरण के ढांचे में ढाला गया है दोस्तों। इसके साथ साथ इसने FY 2024 के अंत तक 2,50,000 टन की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। ये जो है FY 2024 के अंत तक कुल क्षमता के 2 लाख टन तक जाने के लिए प्रति वर्ष 50,000 टन की पिछड़ी यानी कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्षमता को टारगेट कर रहा है दोस्तों। काफी अच्छे जो फ्यूचर प्लान्स है काफी अच्छे नजर आ रहे हैं कंपनी के। इसके बाद आइए नजर डालते हैं कंपनी के टारगेट प्राइस पर। इस पर टारगेट प्राइस को जो अफेक्ट करने वाले हैं उन की फैक्टर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर देखें तो कंपनी की 4 विनिर्माण सुविधाएं हैं जो वैकल्पिक और रणनीतिक रूप से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में स्थित है और पूरे देश में समान रूप से फैला हुआ एक मजबूत डीलर नेटवर्क है कंपनी के पास। इसके साथ साथ यूके, यूएस, यूएई और अन्य कुछ यूरोपीय खाड़ी और अफ्रीकी देशों में इसके साथ इसके पास 17 अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति है दोस्तों। लेपाक्षी प्लांट अनंतपुर आंध्र प्रदेश में अतिरिक्त मूल्यवर्धित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कोल्ड रोलिंग मिल और स्ट्रिप गैल्वेनाइजिंग सुविधा की कंपनी ऑलरेडी स्थापना कर चुकी है और इसके बाद नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश और मौजूदा विदेशी ग्राहकों की उच्च मांग के कारण वित्त वर्ष 2023 में निर्यात योगदान लगभग 20% से बढ़ने की कंपनी को उम्मीद है दोस्तों। कंपनी के पास परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों तो एक चीज उभर कर सामने आ रही है कि कंपनी जो है वो फ्यूचर को लेके काफी सजग है और एक एग्रेसिव प्लान बनाए हुए है जिसको लेकर आगे बढ़ रही है। कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों में इसकी झलक साफ देखी जा रही है और कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों पिछले 1 साल में। अगर देखें तो ओवरऑल बीते 1 साल में 114% के इतने शानदार रिटर्न के बाद इस कंपनी के शेयर में एक करेक्शन फेज देखा जा रहा है। जैसा कि ये 60% ऑलरेडी ये शेयर जो है अपने 52 वीक के हाई लेवल से 66% करेक्ट हो चुका है दोस्तों, करेक्शन देखा जा चुका है। ऐसे में अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सजग जरूर रहिएगा क्योंकि ये करेक्शन फेज कब खत्म होगा इसका ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सका। लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी को 25 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। 25 रुपए की लेवल पर इस शेयर को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है और इसके साथ साथ अगर वहां से भी थोड़ा सा डाउन जाता है तो मैक्सिमम दोस्तों बहुत बुरा हुआ तो 20 की लेवल तक ये शेयर डाउन जा सकता है, लेकिन उसके बाद इसको
इसमें काफी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके जरूर इसमें इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ये शेयर को खरीदे और स्टॉप लॉस लगाकर खरीदे। मेरे हिसाब से 20 के नीचे अगर ये शेयर क्लोजिंग प्राइस होता है तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। तो ऐसे क्योंकि आपका जो है नुकसान ज्यादा ना हो दोस्तों। तो टारगेट प्राइस अगर देखें तो अगले एक साल में ये शेयर 30 से 40% का रिटर्न जरूर देने की उम्मीद है और 35 से 40 की लेवल छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके काम आएगा आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं यही रुक रहा हूं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।